और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात बरेली की करने जा रहे हैं, जहां पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा और साथ ही मौलाना के गुर्गों पर पुलिस की शिकंजा कसने में जुटी हुई है। बरेली में तौकीर रजा का एक और करीबी गिरफ्तार किया गया है। बरेली बवाल के मामले में डॉक्टर नफीस जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तौकीर रजा का करीबी बताया जाता है ये डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने देर रात तौकीर के करीबी नफीस को पकड़ा। बरेली पुलिस शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में तौकीर रजा और उसके गुर्गों की धरपकड़ में जुटी हुई है। लगातार मौलाना तौकीर के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो बरेली बवाल के मामले में अब डॉक्टर नफीस की भी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल शुक्रवार को बरेली में हुए बवाल के बाद अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यह कार्रवाई तो महज एक ट्रेलर भर है, क्योंकि जल्दी ही बुलडोजर वाली पिक्चर अभी शुरू होने वाली है। तौकीर रजा और उसके गैंग पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। खबर है कि आज तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की अवैध मार्केट पर बुलडोजर चल सकता है। कल दोपहर नगर निगम ने अवैध मार्केट को सील कर दिया था। आरोप है कि तौकीर के करीबी नफीस ने यह मार्केट वक्फ की जमीन पर बना रखी है और साथ ही नगर निगम के नाले पर भी अवैध रूप से 38 दुकानें बना रखी हैं, जिन पर बुलडोजर एक्शन की अब तैयारी है। तो ये मार्केट और इस मार्केट की दुकानों को कल ही नगर निगम ने सील कर दिया। वो सील बंद जो दुकानें हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, शटर गिरे हुए दुकानों के तालों पर सील लगी हुई। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता भीम मनोहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा भीम मनोहर से ही जान लेते हैं। भीम, ये बताइए कि क्या है प्रशासन की बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर तैयारी आज? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल नगर निगम ने कार्रवाई की थी, 38 दुकानें सीज कर दी थी, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर तमाम फोर्स है तैनात है, लेकिन अभी ये जानकारी मिलना मुश्किल है कि कार्रवाई आज होगी या फिर 2-4 दिन बाद होगी। जी, और फिलहाल हालात कैसे बने हुए हैं पूरे इलाके में? जी, मैं बताना चाहूंगा हालात सामान्य है। बाजार खुला हुआ है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और जगह जगह चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है। जी, और अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है? जो जानकारी आ रही है कि अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें सबसे पहला नाम आरोपी नंबर 1 तो यकीनन मौलाना तौकीर रजा ही है। भीम जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुलासा पुलिस ने किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो घटना हुई है उसका मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा है। उसके बाद जो उसके साथी थे लगभग वो सारे अधिकतर गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां तक डॉक्टर नफीस की बात है तो डॉक्टर नफीस भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद नदीम खान की बात आती है, नदीम खान भी मतलब खास मौलाना का खास आदमी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका भीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बरेली से ये जानकारी दे रहे हैं कि वो डॉक्टर नसीम और उसकी वो वक्फ की जमीन पर बनाई गई अवैध दुकानें, जिनको पहले ही सील कर दिया गया है, या तो आज या फिर 2-4 दिन में बुलडोजर वाला एक्शन यहां देखने के लिए मिल सकता है। इस बीच बरेली हिंसा के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। इस एफआईआर से कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस एफआईआर के मुताबिक तौकीर रजा आरोपी नंबर 1। तौकीर रजा ने कहा था मुसलमानों की ताकत दिखानी है। माहौल बिगाड़ने की साजिश तौकीर रजा की थी। तौकीर रजा ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए कहा। प्रदर्शन में बाहरी अपराधियों को बुलाया गया। भीड़ में कुछ लोगों ने सरतन से जुदा के नारे लगाए। पुलिस पर जानलेवा मकसद से फायरिंग तक की गई। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके गए। धारदार हथियार से हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। बरेली हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा। तो ये जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, एबीपी न्यूज के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है और उसी के आधार पर ये जानकारियां हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर में पुलिस की तरफ से जो कहा गया है वो आपने देखा। और अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से उन्नाव से खबर आ रही है, आग लगी है यहां पर, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल यहां उन्नाव में एक सिनेमा हॉल है और सिनेमा हॉल में आग लगी, जिसके बाद भगदड़ मची। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की खबर आ रही है। आग लगने से करीब 100 मीटर के इलाके में दहशत फैली हुई है। यह घटना हुई है उन्नाव में सिनेमा हॉल में। यहां आग लगने से अचानक धुएं के गुबार ने दहशत मचा दी।
तेज लपटों के तांडव से 100 मीटर के दायरे में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त यहां उन्नाव की टॉकीज में आग लगी, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से सिनेमा हॉल के भीतर आग लगी हुई नजर आ रही है। सिनेमा हॉल में अंदर जो कुर्सियां थी वो जलती हुई नजर आ रही हैं। देखते ही देखते पूरी की पूरी जो ये टॉकीज थी वो आग की लपटों में घिर गई। अगली खबर का रुख करेंगे। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने वाला है। 2 बजे के बाद ये वोटर लिस्ट जारी हो सकती है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग वो फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देगा। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो चुनाव अधिकारी हैं वो 4-5 अक्टूबर को पटना के दौरे पर रहेंगे और माना जा रहा है उसके बाद ही तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले एसआईआर, जो बिहार चुनाव का बड़ा सियासी मुद्दा भी बना हुआ है, उसको लेकर आज एक बार फिर सियासत गर्म हो सकती है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने की है, उसी के बाद अब बिहार में कुल वोटर कितने, उसी की ये फाइनल लिस्ट है जो आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। और वोटर लिस्ट जारी होने से पहले सूत्रों के हवाले से हमारे पास इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे के बाद ये फाइनल वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग जारी कर देगा, मतदाता सूची से 70 से 72 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। अंतिम सूची में करीब 7 करोड़ 35 लाख नाम संभव हैं। ये शुरुआती जानकारी है जो मैं आपको दे रही हूं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। देखिए, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में कुल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 90 लाख थी और ऐसे में अब जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी उसमें वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 30 लाख के आसपास होने की बात कही जा रही है। वोटर लिस्ट जारी होने से पहले केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनका एक बयान भी सामने आया है। रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष फिर से राजनीति करेगा, ये चिराग पासवान की तरफ से पहले ही आशंका जता दी गई है। चिराग पासवान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इससे केंद्र सरकार का लेना देना कोई है नहीं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत इससे पहले वो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई थी उसमें नाम 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का था। अब आज घड़ी आ गई है, फाइनल वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार में जारी होने वाली है। इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, बस रोमाना हम कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे का इंतजार है, उसके बाद में बिहार में जो फाइनल मतदाता सूची है वो सामने आ जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उसमें जिस बात का आपने जिक्र किया ना, 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का नाम था। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है जो आज फाइनल मतदाता सूची आएगी उसमें 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम शामिल हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि 7 करोड़ 35 लाख मतदाता से लेकर 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं का नाम इस फाइनल मतदाता सूची में शामिल होगा। उसकी वजह क्या है, चलिए वो बता देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब जो है ये ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उससे लेकर के अब तक 16 लाख से ज्यादा ऐसे नए मतदाता हैं जिन्होंने अपना नाम पंजीकृत करवाया है और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि 16 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम जुड़ा है। तो वहीं जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उसके बाद से लेकर के अब तक जो है करीबन 3-3.5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारा नाम इस मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। तो इस वजह से उस दौरान आंकड़ा था 65 लाख का, वो बढ़कर हुआ 68 लाख का। उसके बाद में एक जानकारी आई थी, आधिकारिक जानकारी की मैं बात कर रहा हूं, यह आई थी कि करीबन 99.6% मतदाताओं ने दस्तावेजों के साथ में
फॉर्म जमा करवा दिया है, यानी कोई आपत्ति नहीं है। और 8 करोड़ का 0.4% होता है, करीबन 3 लाख मतदाता। और इसी वजह से ये जो है जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि मुमकिन है कि आज जब ड्राफ्ट मतदाता जो फाइनल मतदाता सूची सामने आए उसमें करीबन 70 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम जो है हटाए जाएं और जो नए मतदाताओं के नाम जोड़ करके जो आंकड़ा सामने आए वो करीबन 7 करोड़ 35 लाख से लेकर के 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं का हो सकता है। जी आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बिहार चुनाव से पहले एनडीए में भी हलचल तेज हो गई है। आरएलएम प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे पवन सिंह की मुलाकात हुई है, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिंह की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई है। बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे पवन सिंह, विनोद तावड़े ने यह साफ कर दिया है मीडिया से कि चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह काम करेंगे। बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो सुन रहे थे आप, विनोद तावड़े कह रहे हैं कि बीजेपी में हैं पवन सिंह, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर वो चुनाव में काम करेंगे। और ऐसे में एक बार फिर जरा अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, ये मुलाकात जो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करवाई गई है, हमने देखा था कैसे 2024 लोकसभा चुनाव और पवन सिंह को ही हार की वजह माना गया था लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की, कि एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा बावजूद इसके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह ने चुनाव में ताल ठोक दी थी और नतीजा ये हुआ था कि दोनों ही हार गए थे। अब सवाल ये, वही मनमुटाव खत्म हो और इस विधानसभा चुनाव में पवन सिंह आधिकारिक तौर पर बीजेपी के लिए काम कर सके, इसीलिए ये मेल मिलाप करवाया गया है। बिल्कुल रोमाना, और देखिए बीजेपी को भी पता है, उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि ये जो मनमुटाव है उसको दूर करना क्यों जरूरी है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट से चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव जिसका आप जिक्र कर रही हैं, करीबन जो है वो जो है 20 लाख वोटों से पीछे थे पवन सिंह से। और इसी के चलते काराकाट का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए थे और पवन सिंह जो है वहां पर जो है निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे और दूसरे नंबर पर आए थे। करीबन 2,73,74 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। तो इस वजह से ये मुलाकात जरूरी है। और रोमाना, अगर हम जो बिहार की राजनीति के हिसाब से समझे तो जब हमने बीजेपी नेताओं से बात की है तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो मुलाकात हुई है इसको आप सीटों के लिहाज से देखिए। लोकसभा चुनावों में जिन 12 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था वहां पर जो है ये जो कुशवाहा और राजपूतों के बीच का मनमुटाव था वो एक बड़ा फैक्टर रहा था, उसको पाटने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनावों में ये जो शाहबाद और मगध का इलाका है जहां पर कुशवाहा और पवन सिंह का वोटर यानी कि राजपूत वोटर की बात की जाए उनके बीच में मनमुटाव रहा था। उसके चलते 48 में से करीबन 10 से 11 या 12 सीटें आई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो ये एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर राजपूत और कुशवाहा वोटर आमने सामने रहे थे, जिसका जो खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। और उसी जो है खामियाजा जो उठाना पड़ा था उसी से सीख लेते हुए आज ये जो मेल मुलाकात करवाई गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ देता हूं, ये वही पवन सिंह हैं जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और उस दौरान जानकारी आई थी कि उनको पार्टी ने निकाल दिया है। लेकिन आज क्या बयान सामने आता है? आज ये आता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, करेंगे और करते रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यही वो राजनीतिक मिजाज है जो वक्त के साथ कैसे बदलता है। उसी के बानगी के तौर पर पवन सिंह, जिनसे पहले बीजेपी ने पल्ला झाड़ा था, लेकिन अब आज बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आप जानते हैं नवरात्र की धूम है, हर तरफ पूजा पाठ से लेकर गरबा तक कई रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और इस उत्सव के रंग को लव जिहाद के साए से बदरंग करने की प्लानिंग का भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल मुंबई से सटा हुआ इलाका है विरार का और यहाँ एक कॉलेज में गरबा आयोजन को लेकर कुछ मुस्लिम लड़कों की चैट सामने आई। यहाँ कॉलेज में गरबा के दौरान कुछ मुस्लिम छात्रों ने हिंदू लड़कियों का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और उन पर अश्लील कमेंट किए। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की प्लानिंग से जुड़ा चैट सामने आया है। चैट करने वाले लड़कों के नाम शाहिद और फैज है। चैट सामने आने के बाद आयोजकों की ओर से शिकायत कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई से सटे विरार का ये पूरा मामला
चैट से खुलासा हुआ कैसे इन मुस्लिम लड़कों की हिंदू लड़कियों पर बुरी नजर थी। तो विरार के विवा कॉलेज में गरबा आयोजित हुआ। कुछ गैर हिंदू लड़कों की चैट से यह खुलासा हुआ, हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने की इनकी प्लानिंग थी। और देखिए कैसी चैट ये लोग कर रहे थे, वो भी आप देख रहे हैं। एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो। ये महाराष्ट्र में जो गरबा जिहाद के मंसूबे पाले जा रहे थे, उसी का जो साजिश की परतें खुली हैं, वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाहिद और फैज नाम के लड़कों की ये चैट है जो सामने आई है। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें ये कर रहे थे। कुछ गैर हिंदू लड़कों की ये चैट हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। शाहिद और फैज नाम के ये लड़कों की चैट है जो सामने आई है। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें, चैट में लड़कियों के वीडियो शेयर कर अश्लील बातें, मुस्लिम लड़कों की चैट लीक, पुलिस ने केस दर्ज किया। और अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि कैसे गरबे में हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की भद्दी बातें ये लोग अपनी इस चैट में कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे बात उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी की। एटीएस की टीम ने मिशन जंग जिहाद को अंजाम देने वाले 4 कट्टरपंथियों को पकड़ा है। इनकी साजिश शरीयत लागू करने से लेकर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को धराशायी करने की थी। दरअसल पकड़े गए चारों कट्टरपंथी मिशन जंग जिहाद में जुटे थे। इसके तहत वो शरिया कानून लागू करने की साजिश कर रहे थे। इसके लिए वो मुजाहिदीन आर्मी बनाने में जुटे थे और पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़कर भारत में सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे। इतना ही नहीं, इन चारों कट्टरपंथियों के निशाने पर गैर मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम ने पूरे सबूतों के साथ इन चारों आरोपियों को दबोचा है। इनके पास से फंडिंग जुटाने के सबूत मिल गए हैं। ये गैंग लोगों को रेडिकलाइज करने से लेकर हथियार खरीदने की फिराक तक में था। यूपी एटीएस की टीम ने कानपुर, रामपुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र से इन्हें गिरफ्तार किया है। इन चारों को अब जेल भेज दिया गया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। कुछ ही देर पहले अचानक झमाझम बारिश हुई है। गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने काले बादल से आसमान घिरा हुआ है। दिन में ही अंधेरा सा छा गया, बारिश हुई है, भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश हो रही है। इस बार मानसून में दिल्ली में बादल जमकर बरसे और जाते जाते भी बारिश ने दिल्ली वालों को भिगो दिया। पिछले कुछ दिन से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन कई इलाकों में आज ये जो बारिश हुई है इसने मौसम सुहावना कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 2 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए कैसे दिल्ली में बारिश, बादल और इसके बाद मौसम बदल गया है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर, गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नोएडा में भी इसी तरीके से मौसम तब्दील हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में अचानक से दिन में अंधेरा सा छा गया, बादल घिरा है और ये झमाझम बारिश। खबर नोएडा से है, जहां जिम में वर्कआउट के दौरान 2 महिलाएं एक दूसरे से भिड़ गई। बताया जा रहा है कि जिम में मशीन के लिए 2 महिलाओं में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, एक दूसरे को जमकर पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की यह घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये देखिए तस्वीरें, एक महिला बीच में नजर आ रही है, कुछ और लोग वहां पर बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए, लेकिन ये 2 महिलाएं एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गई। उधर बहराइच में जारी है आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग कर्मचारियों से नोकझोंक भी की है। अब तक भेड़िए के हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 20 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं।
तो बहराइच में ये आदमखोर भेड़िया और इस आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा। बहराइच में जारी है आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग की मौत हुई है और 2 अन्य लोग घायल भी हुए। गुस्साए ग्रामीणों की वन विभाग के कर्मचारियों से यहां जमकर नोकझोंक हुई। गांव के लोगों को गुस्सा है कि आखिरकार वन विभाग इस भेड़िए को अब तक क्यों नहीं पकड़ पा रहा। तो तिलक वर्मा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। అఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్ అంటే ఈ మన ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత ఇంకా చాలా హార్డ్గా వచ్చారు వాళ్ళు మా మీద. మేము ఆడేది గేమ్, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ స్పోర్ట్. సో ఆ టైంలో ఎమోషన్స్ తీసుకుని ఆడితే స్పోర్ట్ ఆడలేము. సో ఆ టైంలో నేను కామ్గా ఉండి ఐఎమ్ సో పేషెన్స్. చాలా అన్నారు, చాలా విధంగా చాలా చెప్పారు, బట్ కెమెరా ముందు అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను. బట్ ఆ టైంలో నేను కామ్గా ఉండి రిజర్వ్ ఉండి ఐ నో ఓన్లీ బ్యాట్ తోనే మనం గెలిపిస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అంతా ఇంకా కామ్గా అయిపోతారు వాళ్ళు. వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్ అఫ్ కోర్స్, బట్ ఆ టైంలో నేను నన్ను అనుకున్నా ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ప్లేయర్. ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్. ఇండియా ఈజ్ ఫార్ అన్నిటికన్నా చాలా పైన ఇండియా అనేది. సో ఒకసారి నేను ఇండియాకి ఆడుతుంటే ఇవన్నీ బెస్ట్ బౌలర్ ఇలా చేస్తాడు అలా చేస్తాడు నా మైండ్ లో ఏం లేదు. ఓన్లీ ఆ టైంలో ఓన్లీ ఒక కంట్రీ వచ్చింది, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు విన్ ద గేమ్ అంతే. వాళ్ళ మధ్య మంచి పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది. ఆ టైంలో నేను చెప్పా ఏమైనా ప్రెషర్ ఉంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాను, బట్ మీరు ఒక ఎండ్ నుంచి జస్ట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయండి, నెక్స్ట్ వేరే ఎండ్ లో ఏం ప్రెషర్ లేకుండా నేను క్యారీ చేస్తాను వికెట్ ని అని చెప్పి సంజుని చెప్పాను. సంజు కూడా చాలా క్యామియో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టీమ్ కి ఆ టైంలో. నెక్స్ట్ దుబే వచ్చాడు. దుబే వాజ్ స్లైట్లీ కొద్దిగా ప్రెషర్ లో ఉండే స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత ఇన్నింగ్స్ చాలా బాగా బిల్డ్ చేశాడు. సో దట్ హెల్ప్ నాకు పర్సనలీగా యాజ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ హెల్ప్ అయింది, ఆల్సో ఫర్ ద కంట్రీ. సారీ, లాస్ట్ ఓవర్ లో మెయిన్ గా ప్రెజర్ ఎలా ఉంటుంది? సంజు దుబే అవడానికి లాస్ట్ ఓవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఆల్రెడీ దుబేకి చెప్తా ఉన్నాను. సో ఒక ఎండ్ నువ్వు ఆడుతా ఉండు, వేరే ఎండ్ నుంచి నేను కవర్ చేస్తానని చెప్పి దుబే కన్నా. బట్ దుబే అవుట్ అయ్యాడు, బట్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి కాన్ఫిడెంట్ ఉండే ఐ విల్ ఫినిష్ ద గేమ్ అని. సో యా, బై గాడ్ గ్రేస్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్. లైక్ ఇండియా పాక్ మ్యాచ్ ఇదేం కొత్త కాదు, చాలా సార్లు మనం వైరల్ ఉన్నప్పుడు చూసాం. కానీ ఈసారి చాలా సైన్స్ చూసాం, లైట్ పడిపోయినట్టు కానీ మిజైల్స్ వచ్చినట్టు కానీ ఈవెన్ దానికి అపోజిట్ రియాక్షన్స్ కూడా మనం. तो तिलक वर्मा यहां पर सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, बैठक में एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने की मांग कर सकता है बीसीसीआई। थोड़ी देर में दुबई में ये बैठक होने जा रही है, बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक दुबई में आज एसीसी की होने जा रही है अब से थोड़ी देर में। और इस बैठक में बीसीसीआई उठा सकता है एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा जो मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे, और ऐसे में बैठक में ट्रॉफी भारत को सौंपे जाने की मांग कर सकता है बीसीसीआई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशिया कप जीतकर वतन लौटी है टीम इंडिया। तिलक वर्मा यहां मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन ट्रॉफी की बात की जाए, ट्रॉफी मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे। एसीसी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, और जो अब दुबई में बैठक होने जा रही है थोड़ी देर में, उस बैठक में बीसीसीआई ट्रॉफी को भारत को सौंपे जाने की मांग कर सकता है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा भिंड इटावा हाईवे पर हुआ है, जहां कैंटर ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसा इतना भयावह था कि दोनों ही बाइक पर बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 पुरुष के अलावा एक बच्चा और एक लड़की भी थी। तो कैंटर तेज रफ्तार में था, कैंटर की टक्कर से यहां 5 लोगों की मौत हुई है। यह दर्दनाक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के भिंड में। तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। अगली खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हंगामे पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज की हैं। करीब 200 प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। हिरासत में लिए गए 32 आरोपियों में 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। लाठीचार्ज के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, और जो 32 आरोपी डिटेन किए गए थे उनमें से 3 नाबालिग हैं। इसके अलावा 4 पुलिस वालों को
कल लाठीचार्ज के दौरान चोटें भी आई थी। तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं जब यहां पर प्रदर्शन कर रहा था मुस्लिम समुदाय, लेकिन तभी यहां आक्रामकता को देखते हुए पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए उन्हें वहां से खदेड़ा, क्योंकि राजमार्ग को जाम इन लोगों ने कर दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यहां इन लोगों से हटने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें खदेड़ा गया। तो पुलिस ने हल्की लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी यहां पर किया था। ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।